नमस्ते नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे एकदम बढ़िया हैं और एकदम शानदार हैं। तो सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। तो आ जाएंगे भाई जल्दी से सभी बच्चे और क्लास को कर देते हैं शुरू। 2 दिन के बाद आपकी क्लास हो रही है, तो क्लास के साथ जल्दी से जुड़ जाइए। और अभी तक क्लास क्यों नहीं हुई थी, ये रीज़न भी सभी बच्चे जान चुके होंगे। मैंने कई बार टेलीग्राम में आप लोगों को बताया भी है कि थोड़ा सा दिक्कत चल रही है मेरे बेटे के साथ, तो वो बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, इसी वजह से 2 दिन से क्लास नहीं हो रही थी। अभी भी एडमिट है, अभी मैं सीधा हॉस्पिटल से ही आ रही हूँ आपकी क्लास लेने के लिए, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा 10-15 मिनट हम लेट भी हो चुके हैं। वैसे तो मुझे दिख रहा है 5 ही हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी 10-15 मिनट तो लेट नहीं हुए हैं। तो चलो भाई आ जाओ, क्लास को कर दिया जाए शुरू। आवाज़ सभी के पास पहुंच रही है और सभी को दिखाई भी दे रही हूँ। हम लोगों का टॉपिक चल रहा था रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारा टॉपिक चल रहा था भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन तंत्र। और श्वसन तंत्र में मैंने आपको फेफड़ों की संरचना के बारे में बहुत सी चीज़ें बताई थी। एक बार मैं फटाफट पिछली क्लास में जो हुआ था उसको रिवाइज करा देती हूँ। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने हमारा पाचन तंत्र जो हम लोगों का टॉपिक था रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके बारे में हमने बात करी थी। श्वसन तंत्र के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमारे जो फेफड़े होते हैं वो मुख्य अंग होते हैं श्वसन तंत्र का, और फेफड़ों के अध्ययन को हम लोग पुल्मोनोलॉजी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो हमारे फेफड़े हैं इनका रंग गुलाबी होता है। कई बार बीमारी हो जाती है तो फेफड़ों का रंग चेंज हो जाता है, तो बीमारी होने पर हमारे फेफड़े या तो काले हो जाते हैं या फिर सफ़ेद। एक बच्चा बोल रहा है कि मैम थोड़ा सा डीप पढ़ाएं। बेटा डीप आपको एसएससी जीडी के लेवल से जितने भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे उसी लेवल का आपको पढ़ाया भी जाएगा, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। चलो आ जाओ। तो पिछली क्लास में मैंने आपको फेफड़ों की संरचना भी बताई थी। मैंने बताया था कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो इस तरीके से नाक से हम सांस लेते हैं। फिर हम लोगों के 2 फेफड़े होते हैं इस तरीके से, जो कि दायां और बायां फेफड़ों में विभाजित रहते हैं। तो हम लोगों का जो राइट वाला फेफड़ा होता है, जो हमारा दायां फेफड़ा होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन लेफ्ट वाले लंग की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम बाएं फेफड़े की बात करते हैं तो बेटा ये हल्का सा पिचका हुआ होता है, दब हुआ होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा जो हृदय होता है वो झुका हुआ होता है। तो दिल को हल्का सा झुकाने के लिए हमें अपने लेफ्ट वाले लंग को थोड़ा छोटा करना पड़ता है। तो इसी छोटी सी जगह को हम लोग कार्डिक नोच के नाम से जानते हैं। तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि हमारे लेफ्ट वाले लंग के अंदर उपस्थित होती है कार्डिक नोच, हृदय खांच। तो ये प्रश्न आ सकता है कि हृदय खांच जो होती है वो कौन से फेफड़े में उपस्थित होती है, तो आप बताओगे कि हमारे लेफ्ट लंग के अंदर पाई जाती है कार्डिक नोच, ठीक है। समझ में आ गई बात? हाँ अच्छा, अगर किसी के पास पहले बैच है, जैसे कि सुपर टेट का कुछ बैच था बच्चे बोल रहे हैं, तो बिल्कुल वहाँ पे जो बायोलॉजी है उससे आपकी बिल्कुल हो सकती है एसएससी जीडी के लिए जो आपकी प्रिपरेशन है, ठीक है। चलो रिकॉर्डेड क्लास नहीं मिली, कौन सी रिकॉर्डेड क्लास नहीं मिली बेटा? पिछले 2 दिनों से क्लास हो नहीं रही थी। मैंने आपको बताया कि जो मेरा बेटा है वो भी छोटा है और वो बीमार है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है आईसीयू में, इसीलिए क्लास आपकी नहीं चल पा रही थी 2 दिन से। अभी भी वो हॉस्पिटल में है, लेकिन अभी मैं उसको हॉस्पिटल में उसके पापा के साथ छोड़कर आई हूँ क्लास लेने आप लोगों की, ठीक है। चलो आ जाओ। तो अब ये सारी कहानी मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाई थी, सभी बच्चों ने चीजें देख ली होंगी, समझ में आ गया होगा। आ जाओ अब आगे बात करते हैं। तो अब मैं आपको समझाने वाली हूं कि आपके जो फेफड़े होते हैं, आपके फेफड़ों के अंदर कुछ अंगूर के समान संरचनाएं होती हैं। ऐसे हमारे फेफड़ों के अंदर जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, वैसी कुछ संरचनाएं होती हैं इस तरीके से। तो इन अंगूर के समान संरचनाओं को क्या कहते हैं? इनको कहा जाता है कूपिकाएं। तो इन कूपिकाओं से प्रश्न यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनता है। इनको कहते हैं एल्वियोलाई, और इन एल्वियोलाई से बहुत ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको कूपिकाओं के बारे में बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई भी थी, एक बार फिर से सुनेंगे बेटा। जो एल्वियोलाई होती हैं इन्हीं को, या ये कैसी दिखती हैं? ये अंगूर के समान संरचनाएं हैं, याद रखना, अंगूर के समान संरचना पिछली क्लास में बताया था। एग्जाम में प्रश्न आता है कि फेफड़ों के अंदर अंगूर के समान संरचना क्या कहलाती है, तो आप लोग बताएंगे ये कहलाती हैं एल्वियोलाई यानी कूपिकाएं। तो अब 3-4 पॉइंट कूपिकाओं के बारे में आ जाते हैं पेपर में। पहला पॉइंट याद रखना, अंगूर के समान संरचना, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, ठीक है। ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं ये, समझ में आ गई? चलो मैडम जी आ गया समझ में, अंगूर के गुच्छे के जैसी दिखती हैं, बहुत
बहुत अच्छा। दूसरा पॉइंट, एल्वियोलाई के बारे में दूसरा पॉइंट, ये जो एल्वियोलाई होती है इन्हीं में होता है गैसों का आदान प्रदान। गैसों का आदान प्रदान यही होता है। कभी भी आपको ये एग्जाम में प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि फेफड़ों में वो कौन सी जगह है जहां गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहीं पर होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब मैडम जैसे आपने लिया सांस ऐसे, तो आप क्या करते हो, अभी सबके श्वसन और अंग लिखवाऊंगी भाई, मेंढक का क्या होता है, मछली का क्या होता है, पक्षियों का क्या होता है, सब लिखवाऊंगी अभी लास्ट में, ठीक है। तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि फेफड़ों के अंदर वो कौन सी संरचनाएं हैं जहां पर गैसों का एक्सचेंज होता है। तो आप लोग बताएंगे कि फेफड़ों में वो एल्वियोलाई हैं बेटा। देखो जैसे आपने नाक से लिया सांस, ऐसे ऐसे हवा पहुंची ऐसे ऐसे तुम्हारे फेफड़ों में, और फेफड़ों से होते हुए हवा यहां जाकर भर जाती है, इन अंगूर के समान संरचनाओं में जाकर हवा भर जाती है। तो जब आपने सांस लिया तो हवा ऐसे ऐसे पहुंचकर तुम्हारे फेफड़ों में पहुंची और यहां जाकर भर गई एल्वियोलाई के अंदर, कूपिकाओं में जाकर भर गई हवा। अब कूपिकाओं में भर गई जब हवा, तो हवा के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन थी, हवाओं के अंदर, इस हवा के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन थी, वो सारी ऑक्सीजन निकलकर यहां से तुम्हारे खून में मिल जाएगी जाकर। तो ऑक्सीजन जो खून में जाकर मिलती है ना, वो एल्वियोलाई से निकलकर ही खून में जाकर मिलती है। और खून के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड थी, मैंने पिछली क्लास में बताया था ना कि आपका जो लंग्स, आपके जो वो होता है दिल होता है, वो रुधिर का पंपिंग करता है, रुधिर को पंपिंग करने का काम कर रहा है। तो आपकी जो धमनी है उनमें शुद्ध रुधिर है और शिराओं में अशुद्ध रुधिर है। तो धमनियों में ऑक्सीजन वाला खून है, और प्यारे बच्चे जो कि आप लोगों का जो शिराएं होती हैं उनमें अशुद्ध रुधिर होता है। तो जो आपके खून, आपकी जो नसें हैं, इनमें अशुद्ध रुधिर है, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है। यही कार्बन डाइऑक्साइड आपके खून से निकलकर वापस एल्वियोलाई में चली जाती है। कैसे, चलो बात करते हैं। मान लो ये तुम्हारी एल्वियोलाई है भाई, ऐसी लाखों एल्वियोलाइयां आपके फेफड़ों के अंदर, ऐसी लाखों एल्वियोलाइयां। आज अजीत सर की क्लास नहीं हुई थी, शायद आज क्लास नहीं हुई थी अजीत सर की। आज सर एक लाइब्रेरी के टूर पर गए थे, बाकी मुझे पक्का नहीं पता कि हुई है या नहीं, पर मेरे सुनने में आया है, ठीक है। चलो आ जाओ, आगे बात करते हैं। अब रिकॉर्डेड क्लास है। प्रथमेश बेटा, आप जैसे बहुत से बच्चे हैं जिनकी ये दिक्कत है कि मैम रिकॉर्डेड क्लास है, क्योंकि आपके जितने भी कमेंट हैं उनको अगर पढ़ लिया जाए तो भाई क्लास लाइव है, ना पढ़ा जाए तो फिर क्लास रिकॉर्डेड है। और कमेंट पढ़ के करना क्या है, जो जेन्युइन कमेंट है, जो कोई क्वेरी आ रही है उसको मैं बताती चल रही हूँ साथ के साथ, बाकी आप पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ो, ठीक है। क्लास बिल्कुल लाइव है आपकी, आपको टाइम भी यहाँ दिख रहा है, देख लो 17-12 हो रहे हैं। तो इन सब चीजों को बोलना छोड़ दो, पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। चलो आओ, मान लो ये तुम्हारी कूपिका है भाई, ऐसी तुम्हारे फेफड़ों में लाखों कूपिकाएं होती हैं, है ना। ये एक कूपिका है आपकी, एक एल्वियोलाई है। अब जब आपने सांस लिया तो सांस के साथ तुम्हारी क्या गई, ऑक्सीजन तुम्हारे इनमें एल्वियोलाई में जाकर बैठ गई, ठीक है। अब ऑक्सीजन एल्वियोलाई से निकलकर तुम्हारे खून में चली जाती है, तुम्हारे ब्लड में चली जाती है, रुधिर में चली जाती है, और रुधिर फिर इस ऑक्सीजन को बहाकर लेकर जाता है अपने साथ, और आपके शरीर के सभी अंगों को ऑक्सीजन देकर आ जाता है। समझ में आ गई बात। तो हमारे फेफड़ों में जो ऑक्सीजन थी वो किससे एक्सचेंज हुई, एल्वियोलाई में तो भरी हुई है ऑक्सीजन। ये कूपिका का ही तो फोटो है जो मैंने आपको दिखा रखा है, तो ये कूपिका है, तो इसका मतलब कूपिकाओं से ऑक्सीजन निकलकर ब्लड में गई और ब्लड से निकलकर आपके शरीर के दूसरे अंगों में चली गई। अब आपके शरीर के ये जो अंग हैं इन्होंने ऑक्सीजन को ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया भैया, क्योंकि ऑक्सीजन जब जलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड में आ गई, यही कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड में आ गई। अब ब्लड ने क्या करा, इस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस दे दिया एल्वियोलाई को, और एल्वियोलाई ने इस कार्बन डाइऑक्साइड को आपके शरीर से कर दिया बाहर जब आप सांस को छोड़ते हो। तो गैसों का आदान प्रदान कहां हुआ, ऑक्सीजन निकलकर ब्लड में गई और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर वापस फेफड़ों में आ गई, फेफड़ों से आपके शरीर के बाहर चली गई। तो ये गैसों का आदान प्रदान कहां होता है भाई, कूपिकाओं में होता है। तो ये हो रहा है गैसों का आदान प्रदान। समझ में आ गई बात, गैसों का आदान प्रदान इसी को कहते हैं।
एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसी को कहा जाता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां पर होता है, आप लोग बताएंगे एल्वियोलाई में होता है। क्लियर। अब एक और प्रश्न आएगा कि जब कूपिकाओं के अंदर गैसों का आदान प्रदान होता है तो कौन सी प्रक्रिया द्वारा होता है, कौन सी प्रक्रिया द्वारा गैसों का आदान प्रदान करती हैं कूपिकाएं। तो कभी भी उस प्रक्रिया का नाम पूछे, कभी भी उस प्रोसेस का नाम पूछे कि कौन सी प्रोसेस के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, तो प्रोसेस का नाम आप लोग बताकर चलोगे कि भाई प्रोसेस कौन सा होता है, यह है डिफ्यूजन। कौन सा प्रोसीजर बेटा, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के प्रोसीजर द्वारा यानी विसरण की प्रक्रिया द्वारा हमारी कूपिकाओं में हवा भरती है, यानी ऑक्सीजन बाहर निकलती है, खुद में जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से नाक के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। तो गैसों का आदान प्रदान जो हो रहा है वो कौन सी प्रक्रिया द्वारा हो रहा है, डिफ्यूजन के द्वारा, विसरण के द्वारा। समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। भैया जिन भी बच्चों की ट्रिक चल रही है ना ये कि मैम रिकॉर्डेड तो क्लास है ही, मेरा नाम लेकर बताओ, लो तुम्हारा मैसेज पढ़ दिया पर नाम अब भी नहीं लूंगी। अब तुम्हें पता चल गया होगा क्लास रिकॉर्डेड है या लाइव है। आ जाओ अब आगे, आगे बात चल रही है। अब जितने भी पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ेंगे जो बच्चे, वो एग्जाम क्लियर करके आएंगे। जो इन्हीं झमेले में लगे रहेंगे भैया फिर वो रह जाएंगे। तो रहना किसी को नहीं है, सबको सिलेक्शन लेना है। देखो मैं हॉस्पिटल से क्लास लेने आपकी आई हूँ सिर्फ आपके फायदे के लिए। मैं तो आज भी छुट्टी कर लेती, मेरा क्या जा रहा था, ठीक है, लेकिन आपकी पढ़ाई ना रुके इसलिए आई हूं ना, तो पढ़ो ध्यान से। आओ इधर। अब देखो, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे कि मैम जो हमारे ये होते हैं, मतलब लंग्स होते हैं, फेफड़े, या इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु हैं जो भी श्वसन की क्रिया करते हैं, उनमें श्वसन की क्रिया कितने प्रकार की होती है, या श्वसन कितने प्रकार का होता है। थोड़ा धीरे बोलूं, कान फट गए दिखे हैं मुझे लग रहा सभी बच्चों के हैं। आवाज कम कर लो भैया, वॉल्यूम कम करने का ऑप्शन भी आपके फोन में। चलो आओ, अब बात करते हैं श्वसन के प्रकार। चलो आओ, हेडिंग डालो, श्वसन के प्रकार, श्वसन के प्रकार। अब बात करते हैं कि श्वसन कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। भाई रेस्पिरेशन कितने प्रकार का होता है, अब ये बात करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन होता है दो प्रकार का। लिखो भाई, पहला होता है अवायवीय, या पहले वायवीय लिखो, एक एक करके बताऊंगी सारी चीजें। वायवीय श्वसन पहले है भाई, वायवीय श्वसन। श्वसन कितने प्रकार का होता है भाई, दो प्रकार का होता है। आ जाओ, वायवीय श्वसन जिसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, इंग्लिश में एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन। चलो, दूसरा होता है अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। एक होता है वायवीय और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन, ठीक है, जिसको बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो भाई श्वसन की क्रिया दो तरीके से होती है, ठीक है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। मैम जी वायवीय श्वसन क्या होता है, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, तो बड़े ध्यान से समझना है, बहुत इजी वे में आपको चीजें याद आने वाली है, ठीक है। चलो, तो देखो एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब एयर, एयर क्या है, हवा। हवा क्या होती है भैया, हवा में ऑक्सीजन है, हवा में बहुत सारी गैसें हैं, लेकिन जब हम सांस ले रहे हैं तो बेसिकली मुख्य गैस हम ऑक्सीजन को ही अंदर लेकर जा रहे हैं, ठीक है। मेरी तबीयत खराब नहीं है बच्चा, मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, बार बार मुझसे एक ही बात भूलवा रहे हो। मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मेरे बेटे की तबीयत खराब है, वो आईसीयू में एडमिट है, मेरी तबीयत खराब नहीं है, ठीक है। चलो अब सुनो इधर, अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे भाई, अब आप लोगों के जो श्वसन की क्रिया है वो दो तरीके से होती है, और श्वसन जो है जिसमें वायवीय श्वसन की हम बात कर रहे हैं वो क्या होता है, तो वायवीय मतलब वायु, और वायु में होती है ऑक्सीजन। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। बच्चे बोल रहे हैं भाई धीरे, भैया मैं तो बहुत ही धीरे पढ़ा रही हूँ, अभी तक तो मैंने 2-4 चीजें पढ़ाई हैं बस। तो लिखो यहाँ पर क्या होगा कि भैया इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो लिख लेंगे भाई ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। एग्जाम में ऐसे प्रश्न आता है कि वो श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है या जिसको करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वो कौन सी होती है, क्या है, तो आप बताओगे वायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है बेटा इस रेस्पिरेशन को करने के लिए, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये श्वसन नहीं होगा। समझ में आ गई बात, तो लिख लेंगे भाई नीड ऑक्सीजन, नीड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है श्वसन को करने के लिए। अच्छा, ये है अवायवीय श्वसन,
ए का मतलब नहीं और वायवीय का मतलब वायु। तो मतलब ऐसा श्वसन जिसको करने के लिए वायु या यूं कहें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। तो आप लोग लिखेंगे कि ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। तो ये होगा सही डेफिनेशन, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो कौन सा श्वसन ऐसा है जिसको करने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है? तो बताओगे वायवीय श्वसन। और जिसको करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता ही नहीं है उसको कहते हैं अवायवीय श्वसन। तो लिखेंगे नो नीड ऑफ ऑक्सीजन, नो नीड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, उसको कहते हैं अवायवीय श्वसन, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, आओ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। मैम वायवीय श्वसन का कुछ और नाम भी है क्या? इसको कुछ और नाम से भी जाना जाता है क्या? तो हम कहेंगे भाई बिल्कुल, इसको हम और भी कई नामों से जानते हैं। तो वायवीय श्वसन को हम क्रैब चक्र भी कहते हैं बेटा, क्रैब चक्र भी कहते हैं, इसको क्रैब चक्र भी कहते हैं। तो एग्जाम में प्रश्न आएगा कि क्रैब चक्र किस प्रकार के श्वसन को कहा जाता है, तो आप बताकर आना कि वायवीय श्वसन को हम क्रैब चक्र भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? चलो, तो लिख सकते हो ऑल्सो नोन एज क्रैब साइकिल, ऑल्सो नोन एज क्रैब साइकिल। इसको हम क्रैब साइकिल के नाम से भी जानते हैं। अच्छा मैम क्यों जानते हैं क्रैब साइकिल के नाम से? क्या है क्रैब, ये भी बताओ। तो प्यारे बच्चों, क्रैब एक साइंटिस्ट का नाम है। क्रैब नाम के साइंटिस्ट ने वायवीय श्वसन की खोज करी थी, इसीलिए इसको हमने क्या कहा? क्रैब साइकिल। तो कभी भी पूछे कि वायवीय श्वसन की खोज किसने करी थी, वायवीय श्वसन की डिस्कवरी किसने करी थी, तो आप लोग बताएंगे कि वायवीय श्वसन को हैंस क्रैब नाम के साइंटिस्ट ने ढूंढा था। हैंस क्रैब, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम ही क्रैब है तो उन्हीं के नाम पर इसको हम क्रैब साइकिल बोल देते हैं। तो हैंस क्रैब नाम के साइंटिस्ट ने वायवीय श्वसन की खोज करी थी, इसीलिए इसको हम क्रैब चक्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हाँ जी प्यारे बच्चे, आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का प्यार साथ है तो सब अच्छा होगा। ठीक है, समझ में आई? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया। चलो आओ अब आगे बात करते हैं। अब चलते हैं कि मैम अवायवीय श्वसन को भी किसी और नाम से जाना जाता है क्या? तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? EMP पाथवे बोलते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं? EMP पाथवे। ठीक है, इसको हम EMP पाथवे के नाम से भी जानते हैं भाई, यानी कि हिंदी में वही EMP पाथवे कहते हैं इसको। ठीक है, पाथवे भी कहते हैं। तो इसका भी एक और नाम है। आपको एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि EMP पाथवे कौन से श्वसन का नाम है, तो आप लोग कहेंगे कि भैया EMP पाथवे जो होता है वो अवायवीय श्वसन का दूसरा नाम है। मैं एकदम बढ़िया से, एकदम आराम से, एकदम स्लो ही पढ़ा रही हूँ, मैं तेज पढ़ा ही नहीं रही हूँ। ठीक है, समझ में आ रही है ना चीजें? चलो अब आ जाओ, आगे बात करते हैं। अब चलेंगे आगे कि भैया इसका नाम EMP पाथवे क्यों पड़ा। यहां तो आपने हमें बता दिया कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंस क्रैब। उन्होंने वायवीय श्वसन के बारे में सबसे पहले बताया कि भाई वायवीय श्वसन कुछ होता है जिसमें ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाती है, उसको कहेंगे हम लोग वायवीय श्वसन। लेकिन जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं होती उसको हम लोग कह देंगे अवायवीय श्वसन। इस बात को किसने बताया, या सबसे पहले अवायवीय श्वसन की खोज किसने करी थी? तो आप लोग बताएंगे कि अवायवीय श्वसन की जो खोज करी थी वो करी थी 3 साइंटिस्ट ने मिलकर। अवायवीय श्वसन की जो खोज करी थी, या अवायवीय श्वसन को हम EMP पाथवे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 3 साइंटिस्टों के नाम के पहले लेटर हैं। जैसे कि अब आ जाओ लिख लो, E फॉर एबेंडन, एबेंडन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको खोजा। M फॉर मेयरहोफ, ठीक है, मेयरहोफ, M फॉर मेयरहोफ, और P फॉर होगा पारनास। तो ये 3 साइंटिस्ट के नाम है भाई, एबेंडन, मेयरहोफ, पारनास। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर अवायवीय श्वसन की खोज करी थी, तो उन्हीं के नाम पर इसको EMP पाथवे बोलते हैं। E फॉर एबेंडन, M फॉर मेयरहोफ और P फॉर पारनास। यही नाम इनके हिंदी में रहेंगे भैया, एबेंडन, मेयरहोफ, पारनास। तो इन्होंने तीनों ने मिलकर अवायवीय श्वसन को खोजा था, इसीलिए इन तीनों के नाम पर इसको हम EMP पाथवे के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात?
चलो मैडम जी क्लियर हो गया, ये 2 पॉइंट तो हमें समझ में आ गए कि भाई ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो वो वायवीय होगा, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ना हो वो अवायवीय होगा। ठीक है, वायवीय श्वसन का एक और नाम है, वायवीय श्वसन को हम क्रैब चक्र के नाम से भी जानते हैं, क्रैब चक्र भी कहते हैं इसको। तो क्रैब चक्र किसको कहा जाता है? आप बोलोगे क्रैब चक्र वायवीय श्वसन को कहा जाता है। ठीक है, क्रैब चक्र क्यों कहते हैं? क्योंकि क्रैब नाम के साइंटिस्ट ने इसको खोजा था वायवीय श्वसन को, इसीलिए इसको क्रैब साइकिल कहते हैं। मैडम जी अवायवीय श्वसन का दूसरा नाम तो इसको ईएमपी पाथवे बोलते हैं। क्यों कहते हैं ईएमपी पाथवे? क्योंकि 3 साइंटिस्ट थे, एबेंडन, मेयरहोफ, पारनास, उन्होंने मिलकर इसको खोजा, इसीलिए इसको अवायवीय श्वसन कहते हैं। आ जाओ अगली स्लाइड की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला डिफरेंस और क्या क्या हो सकता है इन दोनों में, तो चलिए फिर से एक बार इधर वायवीय लिखेंगे और उधर अवायवीय लिखेंगे। इधर लिखेंगे वायवीय श्वसन, अभी अभी इंग्लिश में बताया था, वायवीय श्वसन को हम लोग एरोबिक बोल देते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। और इधर मैं लिख रही हूं अवायवीय श्वसन, और अवायवीय श्वसन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो आप लोग बताना, एनएरोबिक के नाम से जानते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। समझ में आ गई बात? चलो तो आओ अब दूसरा पॉइंट क्या है या तीसरा पॉइंट क्या है? तो बेटा ये जो वायवीय श्वसन होता है ना, इसके अंदर आपको एक और बात याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि मैम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, इसी का नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल। एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि सिट्रिक एसिड साइकिल किसको कहा जाता है? तो सिट्रिक एसिड साइकिल इसी को कहा जाता है, सिट्रिक अम्ल चक्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखोगे, सिट्रिक अम्ल चक्र भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा चक्र है, या जो वायवीय श्वसन है उसको कौन से 2 चक्रों के नाम से जाना जाता है? तो एक चक्र तो बता ही दिया, क्रैब चक्र के नाम से इसे जानते ही जानते हैं, और दूसरा इसी को सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पर जो इस्तेमाल किया जाता है वो सिट्रिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है। बच्चा बोल रहा है हिंदी में, मेरे प्यारे बच्चे मैं हिंदी में भी लिख रही हूं, इंग्लिश में भी लिख रही हूं। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो नाराजगी भाई किसी से नहीं है, आ जाओ आगे बात करते हैं। अब आपको ये पॉइंट आएगा कि वायवीय श्वसन की क्रिया जो होती है वो हमारे शरीर में कहाँ होती है। तो भैया पहले एक बात सुन लो, वायवीय श्वसन हो या अवायवीय श्वसन हो, दोनों के दोनों आपके शरीर के अंदर आपकी कोशिका में होते हैं। अब एक बच्चे का अमित जी ने पूछा है मैम अवायवीय श्वसन कहाँ की खोज कहाँ से की? बेटा बैक्टीरिया में, या आप बता सकते हो एक कोशिकीय जीवों में अवायवीय श्वसन की खोज हुई थी। तो वो सारी चीजें भी बताएंगे हम लोग। ठीक है, चलो आओ अभी एक एक करके पॉइंट सुनते चलो। अभी तुम सुनो बैठकर, अगर हम अपनी अपनी गाते रहेंगे तो सामने वाला क्या कहने वाला है, क्या कहेगा, हो सकता है हमारे प्रश्न का जवाब पहले ही मैडम दे दे। तो सुनो, चीजों को सुनते चलो अभी। ठीक है, चलो वीडियो तो चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आओ इधर। अब देखो अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन कहाँ होते हैं? तो ये होते दोनों के दोनों कोशिका में है। कोशिका मैडम, हमारा जो शरीर है ना वो कोशिका से मिलकर बना है। तो मान लो ये तुम्हारी कोशिका है प्यारे बच्चों, ये क्या है तुम्हारी कोशिका, ये तुम्हारे शरीर की एक सेल है बेटा। ठीक है, अब इस कोशिका के अंदर ना बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, जैसे कि कोशिका के बीचों बीच में आपको केंद्रक देखने को मिलेगा, इसको कहेंगे केंद्रक। भाई केंद्र में है तो इसको केंद्रक बोल देते हैं, बीच में है तो इसको केंद्रक बोल देते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस हो गया। अब इसी कोशिका के अंदर ना एक लिक्विड भरा हुआ है, ऐसे ऐसे एक तरल भरा हुआ होता है। इस तरल को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इस तरल को? साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। कोशिका मतलब कोशिका और द्रव्य मतलब तरल, तो कोशिका के अंदर जो तरल भरा है उसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। और एक और चीज आपको यहां देखने को मिलेगी, ऐसे ऐसे करके, इसको कहते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं भाई इसको? माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा मैम आपने ये तीनों चीजें हमें क्यों बताई हैं ये बता दो। हिंदी में बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्री कणिका, सूत्री कणिका। ठीक है, अच्छा ये तीनों चीजें आपने हमें क्यों बताई है? क्योंकि जब मैं आपको अभी अभी प्रश्न पूछ रही थी कि वायवीय श्वसन कहाँ होगा, अवायवीय श्वसन कहाँ होगा, तो होंगे दोनों के दोनों कोशिका में। ये जो पूरी कोशिका बना रखी है होंगे दोनों श्वसन इसके अंदर ही, लेकिन मैम इसके अंदर कहाँ कहाँ, इसके अंदर कहाँ कहाँ? तो आपको ये प्रश्न याद रखना है। तो चलो आ जाओ, अगर आपको कभी भी पूछे वायवीय श्वसन कहाँ होता है तो बताना यह कोशिका के, यह कोशिका के सूत्री कणिका में होता है, सूत्री कणिका वाले भाग में,
सूत्री कणिका में होता है। तो भाई कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना वहां होता है ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाकर लिख रही हूँ। ये प्रश्न बहुत आता है कि वायवीय श्वसन की क्रिया कोशिका में कहाँ होती है, तो आप लोग बता दोगे कोशिका के सूत्री कणिका में होती है। तो लिखेंगे इट टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, इट टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये कहाँ होता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बनाकर दे देगा कि माइटोकॉन्ड्रिया या न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म या राइबोसोम, ऐसे करके। तो आप लोग बताओगे कि कोशिका ये जो वायवीय श्वसन की जो क्रिया है ये कोशिका की सूत्री कणिका में होती है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अवायवीय श्वसन की। मैम ये कहाँ होती है, तो लिखोगे यह कोशिका के साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव में होती है। ये कोशिका द्रव में होती है। ठीक है, ये कोशिका द्रव्य में होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये दोनों पॉइंट बहुत अच्छे हैं, ज़्यादातर मोस्टली यही चीज़ें एग्जाम में आती हैं। तो लिखोगे इट टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। साइटोप्लाज्म में होती है भाई, ये साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। मैम साइटोप्लाज्म क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया। देखो इस फोटो को, ये जो कोशिका के अंदर तरल सा भरा हुआ है ना, तरल सा, ये वाइट, ये है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। तो यहां पर होता है अवायवीय श्वसन। तो कभी भी पूछे कोशिका के अंदर अवायवीय श्वसन कहाँ होगा, कोशिका में एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होगा, तो जब हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन की जो क्रिया होगी वो होगी साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव में। लेकिन कभी भी पूछे वायवीय श्वसन कहाँ होगा, तो ये जो हरा हरा सा दिख रहा है ना, ग्रीन कलर का, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसके अंदर होती है वायवीय श्वसन की क्रिया। तो दोनों में अंतर क्या हुआ कि जो वायवीय श्वसन है वो भी कोशिका में ही हो रहा है, और एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि वायवीय श्वसन भी कोशिका में हो रहा है और अवायवीय श्वसन भी कोशिका में हो रहा है। लेकिन दोनों कोशिका के अंदर कहाँ कहाँ हो रहे हैं, जैसे आप अपने घर में रहते तो एक ही घर में हो भैया, लेकिन आपकी बहन का कमरा अलग है और आपका कमरा अलग है ना। तो अगर मैं पूछूं आपकी बहन किस कमरे में बैठकर पढ़ती है, तो तुम बोलोगे ऊपर वाले में। मैं बोलूं तुम किस कमरे में बैठकर पढ़ते हो, तुम कहोगे नीचे वाले में। तो तुम्हारी बहन का कमरा अलग हो गया, तुम्हारा कमरा अलग हो गया, लेकिन रहते दोनों एक ही घर में हो आप लोग। वैसे ही वायवीय और अवायवीय श्वसन की क्रिया होती कोशिका में ही है, लेकिन कोशिका के अंदर कहां कहां होती है ये बता दो। तो आपको यह प्रश्न आता है कि कोशिका के अंदर कहां पर वायवीय श्वसन होगा, तो कोशिका के अंदर कहीं पर जहां भी वायवीय श्वसन की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया लगा कराना, वायवीय श्वसन की बात कर रहे हैं। और जब भी पूछे कोशिका के अंदर अवायवीय श्वसन कहां होता है, तो आप लोग बताकर आना कोशिका द्रव में होता है, यानी साइटोप्लाज्म में। तो ये एग्जैक्ट पॉइंट मैंने लिखवा दिया कि वायवीय श्वसन कोशिका की सूत्री कणिका में होगा और अवायवीय श्वसन कोशिका के कोशिका द्रव में होगा। पॉइंट क्लियर है, अब गलत नहीं करके आओगे प्रश्न। आ जाओ आगे बात करते हैं। भाई ये भी एक तरीके का श्वसन है और ये भी एक तरीके का श्वसन है। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं, ठीक है, जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो भैया हम हीट भी निकालते हैं, उष्मा भी निकालते हैं प्यारे बच्चे। मैंने बताया था ना पिछली क्लास में, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने दिया था कि एक कमरे में बहुत सारे लोगों को बंद कर दो, उस कमरे में एसी भी काम नहीं करेगा। फिर एक कमरे में आप 20-25 लोगों को बंद कर दो, तो सारे के सारे बैठकर वहां सांस लेंगे। तो भैया जब सांस लेंगे तो सांस के साथ हीट निकलेगी तो कमरे का टेम्परेचर काफी बढ़ जाएगा, उमस हो जाएगी उस कमरे में। इसीलिए घर में या कहीं भीड़ वाली जगह पर बहुत ज्यादा उमस लगती है, और गर्मी के टाइम पे तो हालांकि ज्यादा लगती है ना। तो प्यारे बच्चों यही कारण है कि जब भी इकट्ठा हो जाते हैं लोग एक कमरे के अंदर, उस कमरे में उमस होने का कारण यही है कि सब अपने श्वसन के साथ हीट निकालते हैं। तो दोनों प्रकार के श्वसन में हीट निकलेगी, एनर्जी बनेगी, ऊर्जा बनेगी। तो मैम किसमें कितनी ऊर्जा बनती है, इसमें कितनी ऊर्जा बनती है, यह भी प्रश्न आता है। तो वायवीय श्वसन की अगर हम बात करते हैं तो ऊर्जा को हम एटीपी से डिनोट करते हैं बेटा, एटीपी। तो एग्जाम में सीधा सीधा पूछेगा कि वायवीय श्वसन में कितने एटीपी बनते हैं। कोशिका झिल्ली कहाँ होती है बेटा, जब मैं कोशिका वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी ना तो कोशिका झिल्ली भी पढ़ाऊंगी। फिलहाल के लिए बता दे रही हूँ, ये है कोशिका झिल्ली। कोशिका के बाहर की तरफ एक झिल्ली होती है, इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। ये है कोशिका झिल्ली, ठीक है। आ जाओ, तो अब इसमें कितने एटीपी बनते हैं तो आप लोग बताओगे। यहां पर बनते हैं आप लोगों के 36 एटीपी,
ठीक है, तो वायवीय श्वसन में कितने एटीपी बनते हैं, तो आप बताना 36। प्यारे बच्चे, अगर 36 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ तो फिर आप 38 को बताओगे, फिर आप 38 को सही करोगे। अगर दोनों ऑप्शन में दिए हुए हैं 38 भी और 36 भी, तो तब भी आप 38 को ही बताकर आओगे। यानी जब भी पूछा जाए कि वायवीय श्वसन में कितने एटीपी बनते हैं, तो पहले 38 को ढूंढना ऑप्शन में कि 38 तो नहीं है, 38 तो नहीं है, पहले आप 38 को ढूंढना। अगर 38 ना मिले तब 36 को ढूंढना और उसको कर आना। इन दोनों में से ही कोई एक ऑप्शन आपको दिया जाएगा एग्जाम में। आ जाओ आगे बात करेंगे कि मैम अवायवीय श्वसन में कितने एटीपी बनते हैं। एटीपी का मतलब होता है एनर्जी बेटा, तो अवायवीय श्वसन में कितने एटीपी बन रहे हैं ये बताओ। तो अवायवीय श्वसन बहुत छोटे छोटे जीवों में होता है भैया, जीवाणु में, जो आपको दिखाई भी नहीं दे रहा, जो आपको दिखाई भी नहीं दे रहा। बेटा साथ के साथ लिखोगे तो गड़बड़ होगी ही होगी। मैं एकदम सही स्पीड में पढ़ा रही हूँ, इससे कम स्पीड में पढ़ाओगे सारे के सारे सो जाओगे तुम, ठीक है। मैं पहले से ही खुद बहुत कम स्पीड में पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़े नए बच्चे हो तुम, 12th के बाद आए हो, छोटे बच्चे हो, है ना। तो इसीलिए हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन क्लास के साथ नोट्स मत बनाओ, पीडीएफ आपको मिलती है उससे बनाना, ठीक है। चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। तो भाई अवायवीय श्वसन में कितने एटीपी बनते हैं, तो अवायवीय श्वसन में तो भैया केवल 2 एटीपी बनते हैं, ये बात याद रखना। तो एग्जाम में प्रश्न आता है कि वायवीय श्वसन में हम कितने एटीपी बनाएंगे। एटीपी प्यारे बच्चे ऊर्जा है एक तरीके से, एटीपी होती है एनर्जी, तो जितने ज्यादा एटीपी बनेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी। जैसे कि सिक्के, मैं तुम्हें जितने ज्यादा सिक्के दे दूं उतने ज्यादा तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे, है ना। तो ये एटीपी सिक्के समझ लो। तो अगर 36 हमें सिक्के मिल रहे हैं तो भैया ज्यादा है, 2 की तुलना में 36 तो ज्यादा है ना। तो इसीलिए वायवीय श्वसन में कितने एटीपी बनेंगे, केवल 2 एटीपी, कम एनर्जी बनेगी। लेकिन अवायवीय श्वसन, ये वायवीय श्वसन की बात कर रहे हैं तो ज्यादा, अवायवीय श्वसन की बात कर रहे हैं तो केवल 2। समझ में आ गई। चलो आ जाओ, अब हम आगे बात कर रहे हैं। अब हम आगे बात करेंगे, आगे पॉइंट पर चल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मैम वायवीय श्वसन किसमें होता है, या वायवीय श्वसन जब हो जाता है तो भैया ये बता दो कि क्या क्या बनता है, और अवायवीय श्वसन जब हो जाएगा तो क्या क्या बनेगा। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना मेरी सारी चीजें जो मैं बता रही हूं, ये भी मेन पॉइंट है। वायवीय श्वसन के अंदर आपको पूछा जाएगा कि वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन जब कंप्लीट हो जाता है तो क्या बनता है लास्ट में। एरोबिक रेस्पिरेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो क्या बनेगा, ठीक है। वैसे ही अवायवीय श्वसन जब हो जाता है तो क्या बनेगा। अवायवीय श्वसन जब कंप्लीट हो जाता है तो क्या बनेगा, अंतिम प्रोडक्ट लास्ट में आपको क्या मिलेगा, ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। चलो तो ये चीजें भी आपको पूछी जाएंगी एग्जाम में। अब इसको ऐसे समझो भैया, आपने कुकर के अंदर बहुत सारी सब्जियां काट कर डाल दी, उनको उबाल दिया, तो क्या बन गया। तुम बोलोगे मैम मिक्स वेज बन गई। अब वो तुम्हारी मर्जी है, मसाले में छोंक कर खाओ या सॉस के साथ खाओ, कैसे भी खाओ वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। एटीपी की फुल फॉर्म भी अभी बताऊंगी, लिखवा दूंगी अभी, ठीक है। अभी सुन लो, अभी लिखवा दूंगी। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है, अभी लिखवा दूंगी। अब सुनो मेरी बात भाई, कुकर में आपने बहुत सारी सब्जियों को काट कर घेर दिया, सीटी लगाई, धड़ाधड़ लगा दी तुमने 10-12 सीटी। मैं कहूंगी अब क्या बन गया, तुम बोलोगे हप्पा बन गया। अब तो भैया कुछ नहीं बना, कोई सी भी सब्जी नहीं दिख रही, कहाँ गई सारी सब्जी, कोई सब्जी नहीं दिख रही। वैसे ही जब आप लोगों ने वायवीय श्वसन करा तो क्या बना लास्ट में, अवायवीय श्वसन करा तो क्या बना लास्ट में। अब पढ़ेंगे इनके बाय प्रोडक्ट, ये भी प्रश्न आपको आते हैं एग्जाम में। तो भाई वायवीय श्वसन के बाय प्रोडक्ट बताओ क्या होते हैं। वायवीय श्वसन के बाय प्रोडक्ट रटना किसी को नहीं है, सबको समझना है, और समझकर तुम मुझे खुद बताओगे कि जो ये वायवीय श्वसन होता है इसके अंतिम पदार्थ क्या होते हैं या अंतिम उत्पाद क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो आप लोग मुझे एक बात बताओ, पहले सारे के सारे बच्चे बताओ, तुम सारे के सारे इसमें से कौन सा श्वसन करते हो। तुम सारे के सारे इसमें से कौन सा श्वसन करते हो। हाँ जी, वायवीय श्वसन बिल्कुल फेफड़ों से संबंधित है, बिल्कुल सही बात, ठीक है। सोनू जी आपको समझ नहीं आ रहा, मोहित जी को भी समझ नहीं आ रहा है। जिनको समझ नहीं आ रहा अभी थोड़ी देर शांत बैठ जाओ, दोबारा से जब रिवाइज कराऊंगी जब आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। अभी मुझे पढ़ाने दो, तसल्ली से पूरे पॉइंट क्लियर करने दो, अभी मैं रिवाइज करूंगी तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलो अब आ जाओ आगे बात करते हैं। देखो आपको मैंने पूछा कि आपके शरीर में कौन सा श्वसन होता है, वायवीय या अवायवीय। तो आप कहोगे मैम हम तो वायवीय श्वसन करते हैं, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो भैया
और अंदर क्या ले जाते हैं, ऑक्सीजन। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब भी या ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसको कहते हैं वायवीय श्वसन। ठीक है, अब जो भी बच्चे थे, मोहित, सोनू, अब मेरी बातों को सुनते चलना आराम से, ये चीजें अब आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। ठीक है, देखो मैंने आपसे क्या पूछा, हम कौन सा श्वसन करते हैं? आपने कहा मैम हम वायवीय श्वसन करते हैं। तो मैंने कहा इसका मतलब आप जब सांस लेते हो तो आपको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। तुमने बोला मैम बिल्कुल चाहिए, लेकिन मैंने अगर तुम्हें एक बॉक्स में बंद कर दिया ले जाकर, उस बॉक्स में कोई छेद नहीं है, उस बॉक्स में कोई हवा नहीं आ रही है, तो तुम दम घुटने से मर जाओगे, मर जाओगे ना, बिल्कुल मर जाओगे। तो इसका मतलब हम कौन सा श्वसन करते हैं? हम करते हैं वायवीय श्वसन। क्यों? क्योंकि ये ऐसा श्वसन होता है जिसको करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। अगर इस पृथ्वी से सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो हम निकल लेंगे, हम मर जाएंगे। फिर समझ में आ गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अवायवीय श्वसन। तो भैया ये कौन सा श्वसन है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता ही नहीं होती? भैया कोई मतलब ही नहीं है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन मिल रही है तो भला, ना मिल रही तो भला, हम तो जब भी जिंदा रहेंगे। तुमने कभी जीवाणु को देखा है? जीवाणु, बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया को देखा है? भैया बैक्टीरिया जो होते हैं, एक एयर टाइट डब्बा लिया तुमने, ऐसा डब्बा जिसमें हवा भी नहीं जा रही, उसमें सब्जी रख दो तुम, उस सब्जी को 3-4 दिन तक खाओ मत, तो तुम देखना वो सब्जी सड़ चुकी होगी उस एयर टाइट डब्बे में। या अपने टिफिन बॉक्स का ही एग्जांपल ले लो, जब तुम अपने टिफिन को लेकर जाते हो कॉलेज में या लाइब्रेरी में, टिफिन लेकर जाते हो, मान लो उस टिफिन को तुमने खाया नहीं, टिफिन लाइब्रेरी में छूट गया, 2-3 दिन की छुट्टी पड़ गई, आपने क्या करा, सब मतलब टिफिन भूल गए खाना। जब वापस टिफिन को देखोगे, टिफिन में खाना सड़ चुका होगा, उस पर फंगस लग चुकी होगी, बहुत गंदी स्मेल आ रही होगी। तो वो किसके कारण आई? जीवाणु के कारण। जीवाणु, भैया टिफिन में तो हवा भी नहीं जा रही थी, फिर उसमें जीवाणु कैसे जिंदा रह रहे थे मैडम? क्योंकि जीवाणु को तो वायु की जरूरत ही नहीं है, ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है। तो जो जीवाणु होते हैं वो करते हैं अवायवीय श्वसन। तो ऐसा श्वसन जिसको करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, वो हो जाएगा अवायवीय श्वसन। ठीक है, चलो अब वायवीय श्वसन का एक और नाम है भैया, जैसे तुम्हारे कई नाम होते हैं, कुछ बच्चे होंगे जिन्हें घर पर टिंकू, घर पे मिंटू कहा जाता है और स्कूल में उनका नाम कुछ और है। तो भैया एक चीज के दो नाम भी तो हो सकते हैं ना, वैसे ही वायवीय श्वसन के भी दो नाम है। क्या क्या है? इसी को क्रैब साइकिल भी कहते हैं और इसी को हम सीट्रिक साइकिल भी कहते हैं। तो वायवीय श्वसन के दो नाम है। वायवीय श्वसन को हम क्या क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन को हम लोग क्रैब साइकिल और सीट्रिक एसिड साइकिल के नाम से जानते हैं। अब क्रैब साइकिल क्यों कहते हैं, इसका कारण मैं तुम्हें बता सकती हूं, क्योंकि ये प्रश्न आता है एग्जाम में। तो भैया वायवीय श्वसन को क्रैब चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि क्रैब नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज करी थी। अगर मैं वायवीय श्वसन की खोज करती ना, तो इसको फिर भावना साइकिल के नाम से जाना जाता, इसको फिर भावना चक्र के रूप में जाना जाता, क्योंकि भाई खोज करने वाली कौन है? आपकी भावना मैम। ठीक है, ये है पूरी कहानी। तो वायवीय श्वसन की खोज किसने करी थी? हैंस क्रैब ने। इन्हीं के नाम पर इसको हम क्रैब साइकिल बोल देते हैं। इतनी सी बात है जो तुम्हें समझ नहीं आ रही है, तो दिमाग का ढक्कन खोलकर बैठो भैया, आओ आगे। अब देखो इधर, इसको हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ईएमपी पाथवे के नाम से जानते हैं बेटा इसको। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी भी खोज 3 साइंटिस्ट ने करी थी। ईएमपी पाथवे को, यानी ई फॉर एबेंडन, एम फॉर मेयरहोफ और पारनास, ये साइंटिस्ट के नाम है। जैसे भाई हमारी कोचिंग के 3 साइंटिस्ट, वो 3 टीचर, राहुल सर हो गए, नवीन सर हो गए और मैं हो गई, हम तीनों ने मिलकर अगर इसको खोजा होता तो इसका नाम हो जाता राहुल भावना नवीन साइकिल। फिर इसको ये बोल देते हैं। तो खोजकर्ताओं के नाम पर इनके नाम है भैया। ये है पूरी कहानी जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। इतने छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आप कह रहे हो मैम समझ नहीं आए, कितने मजेदार तरीके से चीजें समझ में आ रही है। आओ वायवीय श्वसन भैया, वायवीय श्वसन को ये बात मैं पहले बता चुकी हूँ, सीट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये कि मैम ये होते कहाँ हैं? तो मैंने कहा तुम भी तुम्हारे उसी घर में रहते हो जिस घर में तुम्हारी बहन रहती है। अब कई बच्चे अपना दिमाग लगाएंगे, बहन की तो शादी होगी, वो तो जीजा जी के घर में रहती है। भैया पहले तो रहती थी, ऐसा समझ लो कि भैया शादी नहीं हुई अभी बहन की तुम्हारी, तो तुम्हारी बहन भी उसी घर में रहती है और तुम भी उसी घर में रहते हो, लेकिन कमरे दोनों के अलग अलग हैं। तुम्हारी बहन इधर रहती है इस वाले कमरे में, तुम उस वाले कमरे में रहते हो। तो भैया वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन होते कोशिका में ही है, लेकिन कोशिका के अंदर कहाँ कहाँ होते हैं ये भी पूछा जाएगा। तो ये कोशिका के अंदर सूत्री कणिका के अंदर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। अभी माइटोकॉन्ड्रिया को जब कोशिका वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी तो समझाऊंगी वहां पे क्या होता है ये। और वायवीय श्वसन जो होता है ये साइटोप्लाज्म में होता है, यानी कि कोशिका द्रव में। तो ये पॉइंट आपको ढूंढने हैं एग्जाम में, ऑप्शन में। ठीक है,
आ जाओ। अब बात करते हैं एटीपी की। तो वायवीय श्वसन जब हो जाता है तो कितने एटीपी बन रहे हैं? जैसे आप नौकरी लगने के बाद आपकी जॉब लगेगी, तो जॉब लगने के बाद आप कितने कितने पैसे कमाओगे ये पूछ रहा है। आपकी सैलरी अगर आपने वायवीय श्वसन करा है तो 36,000 होगी या 38,000 होगी। वैसे ही अगर अवायवीय श्वसन है तो अवायवीय श्वसन लो ग्रेड की जॉब है ऐसा समझ लो, इसमें केवल 2,000 सैलरी मिलेगी तुम्हें, ठीक है, क्योंकि छोटे जीवों में होता है, चुन्नक से बैक्टीरिया तुम्हें दिखाई भी नहीं देता। भैया कितना सांस ले लेगा वो बैक्टीरिया, कितनी एनर्जी बना लेगा ये बताओ, छोटा सा है एक जीवाणु। तो भैया 2 यहां पर एटीपी बनते हैं। अब रही बात बच्चों की ये कि मैम एटीपी की फुल फॉर्म और लिखवा दो, तो लिखो भाई एटीपी की फुल फॉर्म, जो एटीपी होता है इसकी फुल फॉर्म लिखो, ठीक है। तो लिखो एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ये होती है एटीपी की फुल फॉर्म। हिंदी में भी लिखते हैं एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। तो ये होती है इसकी फुल फॉर्म, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एटीपी की फुल फॉर्म। और ये आपकी ऊर्जा की इकाई है ऐसा समझो, ऊर्जा की इकाई, आपके शरीर में जो ऊर्जा बनती है ना वो एटीपी में नापी जाती है ऐसा समझ लो, ऊर्जा की इकाई है, यूनिट ऑफ एनर्जी इसको कहा जाता है, यूनिट ऑफ एनर्जी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो अब तक के पॉइंट क्लियर हो गए होंगे मेरे हिसाब से। अब मैं आपको बता रही थी कि किसका बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, इसको और लिख लो, उसके बाद मैं क्लास ऑफ कर रही हूँ क्योंकि अभी अभी हॉस्पिटल से मुझे फोन आ रहा है कि वो बेटा रुक नहीं रहा है, वो रो रहा है, तो मुझे फिर अब उसके पास जाना पड़ेगा, ठीक है। चलो आओ। अब इसके जो अंतिम उत्पाद है, आप लोग जब वायवीय श्वसन करते हो तो क्या निकालते हो बाहर? आप बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो बिल्कुल, तो इसके बाय प्रोडक्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, और एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा, अभी अभी बताया एटीपी तो बनते ही बनते हैं। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मैंने बोला था ना रजाई में मुंह ढककर जब हम सांस लेते हैं तो फोन की स्लाइड पर पानी सा जमा दिखता है हमें, वही होता है पानी। जब आप सांस लेते हो तो बाद में ये प्रोडक्ट आप लोग छोड़ते हो, एनर्जी। तो वायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या क्या होते हैं तो आप लोग बताओगे, ये होते हैं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी। और इसका एग्जाम्पल आप लोगों को पूछे तो बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, ठीक है, बहुकोशिकीय जीव, जितने भी ऐसे जीव हैं जो काफी बड़े हैं वो सब यही काम करते हैं, जैसे कि आप लोग हो गए, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, बंदर, ठीक है। सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सब के सब कैसे सांस लेते हैं? वो सब के सब ये वायवीय श्वसन लेते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं होंगी तो सब मर जाएंगे, ठीक है, पेड़ पौधे वगैरह भी सब। अब इसी में आप लोग लिख सकते हो अमीबा, अमीबा में भी वायवीय श्वसन होता है बेटा। अमीबा एक कोशिकीय होता है, लेकिन अमीबा में भी कैसा श्वसन होता है तो आप बताओगे वायवीय होता है। तो अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिका का जीव है तो ये एक कोशिकीय है, लेकिन फिर भी इसके अंदर कैसा श्वसन होता है आप बताओगे वायवीय श्वसन होता है। तो पूछा जाएगा अमीबा किस प्रकार का श्वसन करता है, आप बता दोगे वायवीय श्वसन करता है। ये होता है भैया एक कोशिकीय जीवों में, ये एक कोशिकीय जीवों के अंदर होता है। एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव ऐसे जीव जो आपको सूक्ष्मदर्शी से देखने पड़ते हैं, नॉर्मली नहीं दिखाई देते, सूक्ष्मदर्शी से देखने पड़ते हैं। सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये उनके अंदर होता है, सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में होता है। अब सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का अगर एग्जाम्पल लिखूं मैं तो ये क्या होगा बेटा? बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया, जीवाणु होगा, ठीक है, जीवाणु वगैरह जो होते हैं, जीवाणु हो गया, ठीक है, और प्रोटोजोआ हो गए, प्रोटोजोआ, दूसरे प्रोटोजोआ, ठीक। लेकिन अमीबा में जब भी पूछे तो अमीबा में होता है वायवीय श्वसन, इस बात को रखना याद। अमीबा को छोड़कर दूसरे प्रोटोजोआ उनमें हो सकता है अवायवीय श्वसन, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब एक पॉइंट और रह गया, इसको और जल्दी से ऐड कर लो कि मैम जो अवायवीय श्वसन है इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद और लिख लो क्या होता है। यहां पर जब आप रेस्पिरेशन करते हो, इसको दूसरे पेज पर लिखवा रही हूं यहां, तो अवायवीय श्वसन जो होगा इसका अंतिम उत्पाद, अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद, ठीक है, अवायवीय श्वसन एनएरोबिक, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है ये और लिख लो। फिर क्लास को मैं कर रही हूँ ऑफ क्योंकि अब मुझे पहुंचना है हॉस्पिटल, ठीक है, चलो।
लिखो जल्दी से। अगर ईस्ट को पूछेगा, ईस्ट, ईस्ट में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल। ठीक है, ये बहुत अच्छे से आपको पूछेगा एग्जाम में, कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल। ठीक है, तो ये ईस्ट होता है। ईस्ट एक कोशिकीय जीव है, तो इसमें क्या बनता है, ईस्ट को हम खमीर के नाम से भी जानते हैं। तो ईस्ट का बाय प्रोडक्ट होता है बेटा एथेनॉल, या आप लोग इसको कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल भी बोल सकते हो। ठीक, दूसरा इसी का बाय प्रोडक्ट मैं बता रही हूँ। पहला प्रोडक्ट तो ये हो गया एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा होता है लैक्टिक एसिड। अब इस बारे में बात करेंगे कल, इस बारे में बात करेंगे कल बेटा। ठीक है, तो होप आप लोग समझ रहे हो चीज़ों को। अब मुझे पहुंचना है बेटा हॉस्पिटल, क्योंकि फ़ोन आया है, वो बीमार है तो वो रुक नहीं रहा है हॉस्पिटल में, उसे मेरी याद आ रही है, या मुझे वो दूर नहीं होने दे रहा है अपने से। मैं तो आपकी क्लास लेने के लिए आ गई थी। ठीक है, चलो आगे बढ़े भाई। चलो तो अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया सभी प्यारे बच्चों का। जय मां सरस्वती।